तो अब क्वेश्चन 11 की बात कर रहे हैं, देखिए आप ध्यान से पढ़िए। अरे ये उल्टा कैसे हो गया? हाँ। Show that the relation R in the set A of points in a plane given by R P comma Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। भाई आपको दे रखा है एक सेट A। किस चीज़ का सेट है? एक प्लेन है, कोई भी प्लेन मान लीजिए, उसमें जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उन सब पॉइंट्स का एक सेट है जिसका नाम हमने ए रख दिया। और इन सेट पर एक रिलेशन डिफाइन कर दी पी कोमा क्यू, जहाँ पे अगर ओरिजिन आप ये मानते हैं, चलिए ओ, तो जो ओ पी है वो ओ क्यू के बराबर है। मतलब हम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो अगर ये ओरिजिन है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट पी है और यहाँ पॉइंट क्यू है, तो पी और क्यू बराबर है। तो हमें बताना है कि ये जो रिलेशन डिफाइन करी गई है क्या इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, अगर ओ पी बराबर ओ क्यू है तो ओ क्यू बराबर, मतलब क्या लिखूं, ओ क्यू बराबर ओ पी भी तो है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है। अब भाई ओ पी खुद के तो बराबर होगा ही, या ओ क्यू खुद के बराबर तो होगा ही। तो ओ पी कोमा ओ पी हमेशा, मतलब पी कोमा पी हमेशा रिलेशन का एक पार्ट है फॉर ऑल द पी दैट एग्जिस्ट ऑन द सेट ए। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। चीज़ों को थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करो, चीज़ों को थोड़ा सोचो कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, मान लीजिए ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है और ओ क्यू इक्वल टू ओ एम है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी इक्वल टू ओ एम है। इसे आप इक्वेशन के तरीके से बेहतर समझते हैं, मुझे वैसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। ये 12th के बच्चे हैं, होशियार होते हैं, बड़े बड़े लफड़े कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है। अरे क्या यार, ये पेन भी ढंग से नहीं चलता। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है और ओ क्यू इक्वल टू ओ एम है। इसका मतलब ओ पी इक्वल टू ओ एम है। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है। तो हमने ये इतना पार्ट तो प्रूव कर दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P is a circle passing through P with the origin with origin as center। हमें ये बताना है कि ये प्रूव करिए, शो करिए कि P नॉट इक्वल टू 0,0 के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सर्कल फॉर्म करेंगे। भाई एक बात बताओ, मेरे पास अगर ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी डिस्टेंस पे, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं P बोलता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब इसकी बराबरी पे, मतलब जितना OP है, OP की इक्वल अगर तो मैं डिस्टेंस यहाँ खींचता हूँ, जिसे मैं OQ बोल देता हूँ, इसे मैं OM बोल देता हूँ, OM, इसे मैं OL बोल देता हूँ, तो ये जितने भी पॉइंट्स बनेंगे इन सबको अगर हम कलेक्ट कर दें तो ये पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल हैं विद OP एज सेंटर, एज रेडियस, O एज सेंटर। तो आप समझें ज़रा कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, लोकस क्या होता है। तो आप समझें कि इसका जो लोकस होगा ना वो एक सर्कल है। आई होप यू गेट इट। 11th हो गया। 12th, show that the relation R defined in the set A of all triangles R, so T1 T2, so that T1 is similar to T2 is an equivalence relation। भाई एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैं, जो एक पूरा सेट दिया रखा है, जिस सेट पर रिलेशन लगी है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है, कहाँ गई ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंट है। तो देखिए भाई, कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर वो खुद के ही कॉन्ग्रुएंट है तो खुद के सिमिलर भी है। आई होप तो आपको मालूम होगा कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मुझे निराश मत करना, मुझे आई होप आपको पता हो सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो भाई एक ट्राइंगल अगर है T1 तो वो खुद के तो कॉन्ग्रुएंट ही होता है, तो सिमिलर तो होगा ही। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही।
सिमेट्री है क्या नहीं? अच्छा, अगर T1 सिमिलर है T2 से, अगर T1 और T2 सिमिलर हैं तो T2 और T1 भी तो सिमिलर हैं। अरे भाई, अगर T1 और T2 आपस में सिमिलर हैं तो T2 और T1 भी आपस में सिमिलर हैं, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, आपने ये बात बखूबी पढ़ी होगी क्लास 10th में कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और T2 और T3 सिमिलर हैं तो T1 और T3 भी सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब एक तरीके से होता है कि प्रपोर्शन में है, मतलब T1 में किसी चीज़ का भाग लगा दोगे या गुणा लगा दोगे तो T2 आपको मिल जाएगा। जैसे एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये 5, ये 3, ये 4, और एक ट्राइंगल है मेरे पास 6, 8 और 10। तो ये वाला ट्राइंगल में आप हर साइड को इक्वली मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो आपको 10 मिल रहा है। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इस तरीके की कुछ बातें होती हैं सिमिलरिटी में, जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ी होंगी। ओके, अब बात कर लेते हैं और क्या कह रहा है भाई आगे। देखो, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था थोड़ा अलग है। अब देखो, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, कंसीडर कर लेते हैं 3 राइट एंगल ट्राइंगल, T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13, and T3 with side 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? भाई सीधी सी बात है, मैंने बताया कि सिमिलरिटी का मतलब क्या है। मतलब ये है कि कुछ प्रपोर्शन में साइड्स इंक्रीज हुई हैं और सारी साइड्स एक ही प्रपोर्शन में इंक्रीज हुई हैं। अब देखिए 3, 4, 5 जो है, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई लगा दीजिए, आपको ये साइड्स मिल जाएंगी। तो इसी वजह से T1 और T2 रिलेटेड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। आपके पास एक सेट ए है, सारे जितने भी पॉलीगन संसार में समा सकते हैं उसका सेट, उसमें एक रिलेशन डिफाइन कर दी P1 P2 P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। एक रिलेशन डिफाइन कर दी जिसमें जितने भी पॉलीगन की सेम नंबर ऑफ साइड है वो सब उस रिलेशन का पार्ट रहने वाले हैं। ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। भाई अगर आपके पास 2 पॉलीगन हैं जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड है तो उसको आप ऑर्डर इंटरचेंज करने से कोई खासा परिवर्तन नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये भी एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। समझे? अगर एक ट्राइंगल है और बी एक ट्राइंगल है तो मैं कह सकता हूँ बी एक ट्राइंगल है और ए एक ट्राइंगल है, दोनों में कुछ फर्क ही नहीं। इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि भाई एक ट्राइंगल तो ट्राइंगल होता ही है। मतलब इस बात को तो मैं कह भी नहीं सकता ना, कैसे कहूँ मैं इस बात को? इट इज चाइल्डिशली ऑब्वियस, इतना कह सकता हूँ। अब पता नहीं चाइल्डिशली कोई शब्द होता है कि नहीं, मतलब बहुत ही ऑब्वियस कॉमन सेंस है वो तो। ठीक है भाई, ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगी क्योंकि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गई। ट्रांजिटिव आपको पता ही है, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये ए एक रेक्टेंगल है, बी एक रेक्टेंगल है और बी और सी एक रेक्टेंगल है, तो ए और सी भी तो एक रेक्टेंगल है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा इससे। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। आपसे अब कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल टी हो जिसकी साइड 3, 4, 5 है, तो इससे कौन सा सेट मिलेगा? मतलब समझ रहे हो, एक तरीके से इक्विवेलेंस क्लास में एक आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछी है कि बताइए जिसमें ये राइट ट्राइंगल लाई करे, वो इक्विवेलेंस क्लास कौन सी होगी? वो इक्विवेलेंस क्लास होगी द क्लास ऑफ ऑल ट्राइएंगल्स, क्योंकि सारे ट्राइएंगल्स एक ही क्लास में होंगे। ओके, समझ में आया होगा? क्वेश्चन नंबर 14 रह गया भाई, 14 देख लेते हैं। चलिए, ऐसा कुछ तो है नहीं वैसे 14। लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal to L1 L2 L1 is, भाई आपको एक रिलेशन दे रखी सीधी। ऑन दिस सेट xy प्लेन पे जितने भी लाइंस खींच सकती हैं उन सब का सेट है L, और आपको उस पर एक रिलेशन डिफाइन कर दी L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। अब आप एक बात बताओ, कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होती ही है,
L1 इज पैरेलल टू L1, ये दिस इज एन स्टूपिड स्टेटमेंट। स्टूपिड स्टेटमेंट मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चाइल्डिशली ऑब्वियस है। भाई कोई भी चीज़ खुद के पैरेलल तो होगी ही होगी। L1 इज पैरेलल टू L1। अगर भाई ये कोई लाइन एक L1 इज पैरेलल टू L2 है तो L2 भी L1 के पैरेलल है। भाई अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाली लाइन भी तो इस लाइन के पैरेलल है। कॉमन सेंस। ओके, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 भी L3 के पैरेलल होगी। देखो इसको इधर मिटा देते हैं चीज़ों को। ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों तो पैरेलल हैं ही ना, इसमें कुछ बताने की बात तो है नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव हो गई है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। आपको एक तरीके से ये पूछा है कि इक्विवेलेंस क्लास बताओ जिसमें ये वाला जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, वो वाली इक्विवेलेंस क्लास बताओ। आपसे सीधे शब्दों में यही पूछा है। तो ये जो लाइन होगी इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी वो इसकी इक्विवेलेंस क्लास का पार्ट होंगी। देखें भाई, आपको अगर स्ट्रेट लाइन थोड़ी भी आती हो तो y इक्वल टू mx प्लस सी जो बात होती है वो होती है लाइन की, ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो y इक्वल टू mx प्लस सी की बात होती है। तो आप इसमें स्लोप सेम रखिए, कांस्टेंट कुछ भी डाल दीजिए, वो सब पैरेलल होंगी इस लाइन से। तो y इक्वल टू 2x प्लस सी अगर आप कर दें, जहाँ पे c एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कोई कांस्टेंट है, तो ये पूरा इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी इसकी। इसके पैरेलल जितनी भी लाइन्स हैं उसकी यही फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 15, सदी का सबसे हार्ड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, इससे हार्ड तो कुछ था ही नहीं, और सब क्वेश्चन थे वो तो बच्चों वाले थे, ये पता नहीं क्या आ गया। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक नहीं समझते। जितना टाइम हो गया अब तो समझ जाओ यार। लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय, इसमें ही कर देते हैं यार, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब ये बताइए कि क्या है, इन चारों में से क्या है। तो देखते हैं भाई, एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का ही है। अगर इसमें 1 2 है तो इसमें 2 1 है क्या, ये मैं डाल दूँ। अगर इसमें 1 2 है तो क्या इसमें 2 1 है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो कतई नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें 1 2 2 2 आ गया, तो इसमें 1 2 भी आ जाना तो ठीक है, 1 4 ये सब तो ठीक है, 1 3 3 कुछ आ रहा है, 3 2 आ रहा है, 1 2 भी आ गया, तो भाई ये ट्रांजिटिव तो है। तब इसमें देखो कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है। एक रिलेशन ट्रांजिटिव तब होती है जब अगर ये दोनों आए, अगर a, b बिलोंग टू r है और b, c बिलोंग टू r है, अगर ये दोनों आए उस केस में ये भी आना चाहिए। अब इसमें आप देखें जितने भी ये दोनों आ रहे हैं इसमें, उसके लिए ये पक्का आ रहा है 1 2 2 2, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए था 1 2, जो कि ये खुद है, तो ये इससे इसको कोई बॉदरेशन नहीं है ट्रांजिटिव को। 1 1 और 1 3, तो 1 3 आ रहा है। आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं और आप पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है। खैर, तो भाई अब देखें इसमें कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये वाला ठीक है। अगला देखें, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू a, b, a इक्वल टू b माइनस 2, b इज लेस देन 6, b इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। अब मैं इसकी भी हिंदी करूं,
चलो कर लो, आखिरी सवाल है और क्या है। वैसे आपने कर लिए होंगे, इस एक्सरसाइज ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लेट आर बी द रिलेशन। एक रिलेशन दे रखी है भाई, जो कि नेचुरल नंबर्स पे लागू होती है। एक और रिलेशन कुछ इस प्रकार है, द सेट ऑफ ऑल ए एंड ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2। पहले इसको बनाते हैं, चलिए। बी 6 से बड़ा है, बी 6 से बड़ा है इसका मतलब 7 है पहला। तो अगर ये 7 है तो a प्लस 2 इक्वल टू बी आप करेंगे। अगर ये 7 है तो ये 9 है। अगर ये 8 है तो ये 11 है। अगर ये 9 है तो ये 12 है। समझ रहे हैं आप? नहीं, ये 7 है तो ये 9 है, ये 8 है तो ये 10 है, अगर ये 9 है तो ये 11 है। तो अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कौन सा इसमें लाई करता है। तो देखिए आपको कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है। ए में आप 2 प्लस कर रहे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे कहीं भी b इज ग्रेटर देन 6 में यहाँ पे आपको कोई नहीं दिख रहा है एक तरीके से, क्योंकि आपने यहाँ 8 लगाया, आपने a लगाया तो आपको b मिलना चाहिए था 8 प्लस 2 9, पर इसमें आपको 9 नहीं मिल रहा। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप 3 लगाएंगे, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप अगर 3 लगाएंगे, एक ही जगह आप इनपुट करेंगे 3, तो आपको b मिलेगा 5, जबकि यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा, तो ये वाला नहीं है। अगर आप 2 लगाएंगे, वैसे आप ये 2 और 3 लगा नहीं सकते, ना 2 लगा सकते ना 3 लगा सकते, आप 6 भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइंड है। तो अगर ये तीनों नहीं है तो आप इस पर टिक करने को मजबूर हो जाएंगे, पर ये जो है ये इस रिलेशन में आएगा नहीं, क्योंकि देखो अगर आप 8 लगाओगे यहाँ पे तो आपको 10 मिलेगा। तो या तो मैं गलत हूँ और या तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो ये पता करना आपका काम है। वीडियो को इस ट्विस्ट के साथ समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने जो डिस्कशन किया है वो मैंने इस तरीके से किया है कि आपको एक और बार, अगर आपने जो रिलेशन का पार्ट है वो पढ़ नहीं रखा, तब भी इतनी बार रिपीट किया कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम और थ्योरी की बात कर रहे होंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए या कुछ हो जाए, वैसे आपके तो नहीं हो रहे, बट मैं कहता हूँ कि पढ़ाई जब करते हो ना तो एग्ज़ाम के लिए नहीं करते हो। पढ़ाई जब तुम करते हो तो अपने लिए करते हो। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जान के तुम्हें मिल क्या रहा है? पेपर में नंबर मिल रहे हैं सिर्फ? नहीं, ये चीज़ें आपको इसलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो, आपका दिमाग थोड़ा चलना स्टार्ट हो, आपके दिमाग में स्मार्ट चीज़ें हैं। जब आपका दिमाग चलना चालू होगा तो आप ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। यही पूरा पर्पस होता है मैथ्स को पढ़ने का। ठीक है, इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं और पढ़ते रहिए प्लीज़।